तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो बिना किसी तरीके चालू करते हैं। मैंने जहाँ तक कि पिछले लेक्चर में मैंने तुम्हें शायद ये वाला क्वेश्चन दिया था कमेंट में आंसर बताने को। तो जिन जिन ने कमेंट में आंसर बताया मैंने उनका कमेंट पिन कर दिया है, जाके देख लीजिएगा। और अगर सही है तो ही मैंने पिन किया होगा। तो बिना किसी तरीके आगे बढ़ते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो आज का लेक्चर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। तो अब हमारा फर्स्ट लाइन से चालू करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन तुम लाइन टू लाइन पढ़ते जाओगे तो तुम्हारा माइंड भी फॉरवर्ड होता जाएगा, तो तुम क्वेश्चन करते जाओगे। तो क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो। मैंने बताया था तुम्हें पिछले लेक्चर में, हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन, चलो पिछले लेक्चर को रिवाइज करते हैं एक बार जल्दी से। हाँ, तो इसने क्या बोला, इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने के लिए, इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने के लिए, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने के लिए क्या कॉज होता है। कॉज, कॉज, कॉज क्या होता है। कॉज होता है हमारा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन स्टैटिक पोजीशन में वहीं रहेगा, स्टैटिक पोजीशन किसे कहते हैं। स्टैटिक पोजीशन तुम पढ़ोगे बाद में, अभी भी पढ़ा होगा। स्टैटिक पोजीशन हम उसे कहते हैं जिसमें जिसमें बॉडी कांस्टेंट फेज में रहती है या मूव नहीं कर रही हो। बॉडी डजंट मूव, बॉडी डजंट मूव, डजंट मूव, ये डजंट है गाइस, डजंट है, क्या हो गया मेरे को, डजंट मूव, है ना। और ये स्टैटिक पोजीशन के बारे में बात कर रहा हूँ। स्टैटिक पोजीशन में ऐसा ग्राफ बन जाएगा, समथिंग ऐसा, बिल्कुल लीनियरली कांस्टेंट रहेगा फेस, है ना। और तुम्हारा काइनेटिक में क्या होता है। काइनेटिक मोशन तुम्हारा होता है जैसे काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ये मैं जब तुम्हें वर्क एनर्जी पावर बताऊंगा तब पता चलेगा कि ये सब यूज़ कहाँ होता है ना। तो काइनेटिक का क्या कहते हैं, बॉडी इज इन मोशन, बॉडी इज इन कंटिन्यूअस मोशन, मान लो कंटिन्यूअस मोशन, कंटिन्यूअस मोशन, है ना। ये तो रही एक्स्ट्रा बात जो मैं तुम्हें समझाने के लिए अभी करूँगा अभी, है ना। अब तुम्हें इससे तो पता चल गया होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन जो है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। खाली इलेक्ट्रॉन भी नहीं, मूव करने चाहिए वो, और फ्रीली स्टेट में होने चाहिए, है ना। तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा फ्लो हो। अब हो गया, लेट अस कंसीडर द एनर्जी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। जैसे फ्लो ऑफ वाटर मैंने बताया ना, फ्लो ऑफ वाटर की जगह फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी अगर कर दोगे तो वो कॉज करेगा ये इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो करना। तो अब हो गया, क्लियर करते हैं कंटेंट, है ना। तो चार्ज डू नॉट मूव इन अ कॉपर वायर बाय देमसेल्व्स जस्ट एज वाटर इन अ परफेक्टली हॉरिजॉन्टल ट्यूब डज नॉट फ्लो। अब मैंने क्या बताया, वही बताया, चार्ज नॉट फ्लो इन अ कॉपर वायर। वो खुद पे खुद नहीं करेंगे, वो खुद पे खुद कुछ नहीं करेंगे। जैसे ये हमारा हो गया कॉपर वायर, है ना, कॉपर वायर, ये हो गया हमारा कॉपर वायर। कॉपर वायर का जैसे सिंबल मैंने बताया था CU, कॉपर, कॉपर का सिंबल है, कॉपर का सिंबल है ना। तो चार्ज अकेले अपने आप मूव नहीं करेंगे, जैसे वाटर मूव नहीं करती अगर वो परफेक्ट हॉरिजॉन्टल ट्यूब में हो, परफेक्ट हॉरिजॉन्टल ट्यूब में हो, है ना। परफेक्ट हॉरिजॉन्टल ट्यूब मतलब एक बॉटल का केस मान लो, एक बॉटल का केस मान लो, एक बॉटल का केस मान लो, है ना। तो ये बॉटल का केस मान लिया, है ना। अब ये बॉटल केस हो गया। अब इसमें पानी मूव नहीं कर रही है, इसमें पानी मूव नहीं कर रही है। पानी इसमें क्या है, स्टैटिक मोशन में है। वाटर इज इन वाटर इज इन स्टैटिक मोशन, वाटर इज इन स्टैटिक मोशन, स्टैटिक मोशन, ये रहा, है ना, स्टैटिक मोशन की बात।
तो फिर और ऐसे ही अगर इसमें भी इलेक्ट्रॉन स्टैटिक पोजीशन में रहेगा, मतलब मूव नहीं कर रही है, बिल्कुल यहीं है, इलेक्ट्रॉन यहीं है, ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, इलेक्ट्रॉन स्टैटिक पोजीशन में, तो ये चार्ज कंडक्ट नहीं करेगी, चार्ज कंडक्ट करने के लिए अनेबल हो जाएगी, नहीं होगा, अनेबल टू फॉर्म जो भी मतलब क्या फॉर्म इलेक्ट्रिसिटी है ना, तो वो हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए हमें चाहिए स्टैटिक, हमेशा मोशन में होना चाहिए, इज इन मोशन होना चाहिए, है ना। ये हो गया, ये वही बोल रहा है ना। तो अगर फ्लो नहीं होगा, नॉट फ्लो होगा, तो हमारा कुछ कंडक्ट नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी कुछ कंडक्ट नहीं होने वाला, तो फिर यही हो गया, है ना। अब इसमें ये क्या बोल रहा है फिर उसके बाद, इफ़ वन एंड ऑफ द ट्यूब इज़ कनेक्टेड टू अ टैंक ऑफ वाटर केप्ट एट अ हायर लेवल सच दैट देयर इज़ अ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द ट्यूब। ये तुम्हारा बर्नौलीज थ्योरम का हो गया है, ऐसे तो समझाने के लिए जैसे बता रहा है ये, समझाने के लिए मतलब इसका, जैसे अगर तुम ट्वेल्थ आई थिंक 11th में भी 11th, हाँ 11th में तुम्हारा एक फार्मूला आता है A1V1 = A2V2, ये वही वाला बता रहा है, A1V1 = A2V2। उसमें क्या होता है, ये जैसे हमारा स्मॉल एरिया है, यहाँ से ऐसे जाएगा, ये हमारा बड़ा एरिया है, है ना। अब तुम्हारा मान लो पानी ऐसे ऐसे जा रहा है, पानी जा रहा है ना। ये हो गया वॉल्यूम, ये वॉल्यूम 1 हो गया, है ना, ये वॉल्यूम 2 हो गया। जितना पानी निकलेगा अमाउंट ऑफ वाटर एग्जिट, ये अमाउंट ऑफ वाटर एंटर, है ना। और ये A1, ये A2, तो ही ऐसा बनेगा तुम्हारा, है ना। कि ये मैंने बता रहा हूँ, ये अभी समझने की ज़रूरत नहीं है, नहीं आ रहा है समझ, वेल एंड गुड, अगर आ रहा है तो बहुत अच्छा है, फिर तो तुम मुबारक हो, तुम 11th का एक कॉन्सेप्ट समझ गए, है ना। ये फ्लूइड्स का कॉन्सेप्ट है ये, है ना, यही फार्मूला यूज़ होता है उसमें, है ना। तो ये वही बता रहा है कि इसमें जैसे ही फिर ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ये V2 माइनस नेट वी मतलब ये डेल्टा वी को हम नेट वी कहते हैं, डेल्टा वी को, ये डेल्टा का साइन है, ये किसका साइन है, ये ट्रायंगल किसका साइन है, तुम समझो इल्यूमिनाटी, ओ शिट, है ना, ये ऐसे नहीं, डेल्टा का साइन है, किसका साइन है, डेल्टा। डेल्टा आजकल वैसे भी डेल्टा फोर्स पता नहीं कौन सा गेम आया नया, पता नहीं नया माल आया मार्केट में गाइस एकदम, है ना। नहीं, तो डेल्टा है ना, डेल्टा का साइन है ये, तो डेल्टा वी मतलब नेट वी बता रहा हूँ मैं, नेट वॉल्यूम, है ना, उसको दर्शाने के लिए क्या कहते हैं, V2 माइनस V1, है ना। अब इसमें जैसे पोटेंशियल, अब इस टॉपिक का नाम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम ऐसे डिनोट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी जो होता है उसको डिनोट किया जाता है V से, डिनोटेड बाय V, नॉट वॉल्यूम। ये वाला जो है ये वॉल्यूम है, ये जो है वॉल्यूम है, ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस है, मैं बता रहा हूँ। ये फ्लूइड्स के केस में, ये किसके केस में, फ्लूइड्स के केस में, मैकेनिकल ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स जो तुम पढ़ोगे 11th में जाकर, उसके लिए अभी समझने की कोशिश मत करना इसे, है ना, मैं मिटा देता हूँ। अब इसका तुम अगर पोटेंशियल डिफरेंस का क्या डिफरेंस निकालोगे, जैसे नाम नहीं पता चल रहा है, डिफरेंस मतलब माइनस मीन्स सब्सट्रैक्शन मीन्स माइनस, है ना। तो इसे तुम निकालोगे तो इसका नेट वी मतलब डेल्टा वी, इसका नेट वी मतलब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकला, V2 माइनस V1, यही है पोटेंशियल डिफरेंस हमारा, यही है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस उसे कहते हैं एक चार्ज को एक पॉजिटिव वर्क डन कराने के लिए, कि कितना पोटेंशियल लग रहा है, कि कितने काबिल है वो एक चार्ज को इधर इस जगह से ट्रांसफ़र करना, मतलब वायर के इस जगह से एक चार्ज को ट्रांसफ़र कराना है इस जगह तक, मान लो इस जगह तक, उसमें कितना वर्क डन हुआ, अमाउंट ऑफ वर्क डन, वो सब पोटेंशियल। अब इसका मैं फार्मूला भी बताऊंगा, अभी आगे आगे बढ़ते जाओ, है ना, वही है ना। अब वाटर फ्लोज आउट ऑफ द अदर एंड, वेट,
वो अदर एंड ऑफ द ट्यूब फॉर फ्लो ऑफ चार्जेस इन एन कंडक्टिंग मेटेलिक वेयर द ग्रेविटी ऑफ कोर्स हैज नो रोल टू प्ले, है ना, और द इलेक्ट्रॉन मूव ओनली इफ दे आर, हाँ ये वाला मेन लाइन है, एसेशन रीजन में भी आ सकता है, एसेशन रीजन में भी आ सकता है। क्या बोल रही है, इलेक्ट्रॉन्स तभी मूव करेंगे जब डिफरेंस होगा पोटेंशियल या डिफरेंस होगा इलेक्ट्रिक प्रेशर, जिसे कि हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे कि हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। हमें इलेक्ट्रिक प्रेशर जनरेट करनी है जो जनरेट होगी किससे, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस से, है ना, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस से, तभी हमारा इलेक्ट्रिक प्रेशर जनरेट होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करेंगे अलोंग द कंडक्टर, अलोंग द कंडक्टर। जैसे अब मान लो यहाँ एक वायर है, जैसे मान लो यहाँ एक वायर है, वो इलेक्ट्रॉन्स इसमें अब चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्यों चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव इसलिए कर रहे हैं ड्यू टू, तुम्हें क्या क्या रीज़न ये याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट, बिकॉज देयर इज ड्यू टू क्या, प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को तुम V2 माइनस V1 लिख सकते हो, लिख देना, बट इसे वर्ड में अगर लग जाए, वर्ड फॉर्मेट में इसमें लिख देना ऐसे, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। और सेकंड पॉइंट क्या हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया ड्यू टू डिफरेंस इन, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक प्रेशर, डिफरेंस डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक प्रेशर, है ना, तभी इलेक्ट्रॉन हमारा जो है मूव करेगा, तभी हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेगा। ये हो गया अब हमारा, ये भी ये लाइन समझ आ गई। तो दिस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल में बी प्रोड्यूस्ड बाय अ बैटरी, ये बैटरी काम देता है, बैटरी का मैंने उस दिन समझाया था, ये वाला दोबारा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। तो हमारा बैटरी का क्या कॉन्सेप्ट था, जैसे ये वाला बड़ा है, ये बड़ा वाला जो है पॉजिटिव हो जाएगा, ये सेल, बैटरी सेल सब एक ही है ना, एक ही है बैटरी। अब जैसे ये मैं बताता हूँ सर, बैटरी कैसे बनाया था हमने, ये पॉजिटिव हो गया, ये छोटा नेगेटिव हो गया, ये वाला जो छोटा है नेगेटिव हो गया, इसको हमने ज्वाइन कर लिया, फिर यहाँ हमने एक और बैटरी जैसे सीरीज़ में लगानी है, तो और एक और बैटरी लगाई, फिर यहाँ पॉजिटिव बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव, बस ऐसे करना है, ऐसे कर करके सीरीज़ में लगा देना है ना। ये बैटरी हमारी, बैटरी का सर्किट डायग्राम बता रहा हूँ, बैटरी का सर्किट डायग्राम है, बैटरी का सर्किट डायग्राम मैंने तुम्हें रिवाइज करने के लिए बोला था पिछले लेक्चर में, तो उसी से पता चल जाएगा। मैंने पिछले लेक्चर में जैसे पढ़ाया था सर्किट डायग्राम, कोई 4 इंपॉर्टेंट है वो मैंने मार्क कर दिए थे, जाके देख लेना दोबारा, ठीक है। फिर कंसिस्टिंग ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स, ये मैंने बताया ना, ये एक इलेक्ट्रिक सेल ये हो गया, एक बैटरी ये हो गई, और एक दूसरी बैटरी ये हो गई, दूसरी बैटरी ये हो गई। अब 1 और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स। अब द केमिकल रिएक्शन विद इन अ सेल, इसमें केमिकल रिएक्शन होता है, मैंने बताया था ये तुम्हें, अभी तो फिजिक्स पढ़ रहे हो तुम, बट केमिकल रिएक्शन कब पता चलेगा, क्लास 12 के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर जब पढ़ोगे, तब उसमें गैल्वेनिक सेल होता है, और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, और इलेक्ट्रोकेमिकल, वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल को ही हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं। उसमें कैथोड एनोड का चार्ज जो है वो डिफर कर जाता है ना, जैसे कभी किसी में एनोड नेगेटिव हो जाता है तो, और किसी में एनोड पॉजिटिव हो जाता है, तो वैसे ही याद रखना है। वो अभी तुम्हारे इस सिलेबस में तो नहीं है, 12th के सिलेबस में, तो अभी इस सिलेबस में ध्यान दियो। सिलेबस इसने बोल दिया है कि हाँ वो उसमें रिएक्शन होती है, ये याद रखना। इन सेल में, इस सेल में केमिकल रिएक्शन होती है, सेल में केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन ऑकर्स, ये हो गया, ये वाला याद रख लेना बस। और अब कौन सा केमिकल रिएक्शन, सेल जनरेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस, तो केमिकल रिएक्शन होगा जिसकी वजह से हमारा जो है, जिसकी वजह से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, पोटेंशियल जनरेट्स पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा जनरेट हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने के बाद, पोटेंशियल डिफरेंस जैसे जनरेट हुआ तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट में भी, सॉरी इलेक्ट्रिक प्रेशर में भी आ जाएगा, ये डिफ़र कर लेगा यूनिट, है ना, मैग्नीट्यूड जो भी बोलो, है ना। इसमें इलेक्ट्रिक प्रेशर भी डिफ़र करेगा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस तो डिफ़र कर ही रहा है, और जिसकी वजह से अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन जो है मूव करना चालू कर देगी, वो रिजल्ट्स इन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अगर मूव किया तो हमारा क्या, एनर्जी फ्लो चालू हो जाएगा, एनर्जी फ्लो हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट होनी चालू हो जाएगी। तो यही मैं बता रहा था, है ना, ये समझ गए। पोटेंशियल जो है ना, द टर्मिनल ऑफ द सेल्स व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट, है ना। When the cell is connected to a conducting circuit element, the potential difference sets the charges in motion. Potential difference sets charges in motion in conductor
एंड प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक करंट। मैंने बताया था ना, जैसे अब जैसे ही मोशन आएगा, चार्ज मोशन में आएगी और पोटेंशियल डिफरेंस उस चार्ज को मोशन में लाने में मदद करती है। जैसे ही मोशन में आएगी कंडक्टर में, तो वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करवाने में मदद दे देगी, है ना। तो ये हो गया। इन ऑर्डर टू मेंटेन करंट, अब इसे मेंटेन करंट अगर अब चल रहा है तो मेंटेन भी करना पड़ेगा। तो मेंटेन करंट केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन इट, जो सेल जो है, सेल हैज़ टू एक्सपेंड इट्स केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। मतलब अब सेल को भी करना पड़ेगा अपना वर्क, सेल को वर्क डन करना पड़ेगा, किसमें, अपनी केमिकल एनर्जी को कंटिन्यूसली सप्लाई देगा वो, क्योंकि हाँ जब तक वो सप्लाई देगा तो चलेगा, है ना। तो सेल अपना केमिकल रिएक्शन अपना देगा, जिसकी वजह से हमारा वायर में इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली सप्लाई होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूसली होती रहेगी जनरेट। तो ये हो गया। वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट एज द वर्क डन। मैंने बताया था ना, वर्क डन टू मूव अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द वायर टू द अदर टर्मिनल ऑफ द वायर, मान लो टू द अदर टर्मिनल ऑफ द वायर, वही उसी को हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, उसी को हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ये देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग सम करंट एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव। ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, ये याद रखना। ये यूनिट चार्ज जो है, ये यूनिट चार्ज जो है, या टेस्ट पॉजिटिव चार्ज भी कहते हैं इसे। जब एक चैप्टर है पूरा इलेक्ट्रोस्टैट्स में, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, वो जब तुम पढ़ोगे तो यूनिट चार्ज को हम कहते हैं, हम क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज भी कहते हैं, टेस्ट चार्ज भी कहते हैं, टेस्ट चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया, ये हो गया, ये समझ आया, ये समझ आया, है ना। अब अब ये वाला है, ये जो फार्मूला है V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मैं लिख देता हूँ। V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, है ना, या W इक्वल्स टू क्यू इंटू V, है ना। एक बार मैं 5 मिनट में अभी 5 सेकंड में आया बस अभी। बंद कर दो कि वो वाला मुफ्त ना हो। हाँ, तो मैं आ गया। तो V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू था, या W इक्वल्स टू क्यू इंटू वी था, है ना। W इक्वल्स टू क्यू इंटू वी था। वर्क डन, ये जो हो गया, वर्क डन जो है क्या, किस में, टू इन कैरिंग अप यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ वायर टू अदर, है ना। ये जो है हमारा चार्ज हो गया, मैं लिख देता हूँ इधर, ये है Q हमारा चार्ज हो गया, Q हमारा चार्ज हो गया, V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस ही कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और W जो है वर्क डन हो गया, वर्क डन बाय चार्ज या जो भी वर्क डन, है ना। अब मैंने बता दिया था, ये जो ये V क्या है, ये V क्या है, ये वोल्ट है, ये वोल्ट है, वोल्ट को ही, वोल्ट की SI मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट ही वोल्ट है, SI यूनिट जो है वो वोल्ट है ना। ये जो है SI यूनिट वोल्ट है, और किससे हम डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं, इसने भी कहा, वही कहा है ना। द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, नेम्ड आफ्टर एलेक्जेंड्रो वोल्टा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर से वही मैं बोलूँगा पिछले बार की तरह कि अगर किसी को औकात दिखानी हो तो बस ये पूछ लेना, नहीं तो बस ऐसे CBSE वाले डराने के लिए पूछ लेंगे, है ना। अब आजकल कुछ भी पूछ रहे हैं तो ये याद करके चले जाना। याद क्या, वोल्ट से ही नाम याद है इसका, या वोल्ट से ही याद रख लेना बस, है ना। ये क्या था, इटालियन फिजिसिस्ट था, ये भी याद रख लेना अगर हो सके तो, है ना। और बाकी इटालियन फिजिसिस्ट तो याद ही रहेगा, इटालियन था, बस इतना याद रख लेना बस। और ये पूछा नहीं जाएगा, ये भूल लेना है, ये नहीं पूछा जाएगा। ये हो गया 1 वोल्ट। अब इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस का ही जो है उसे हम SI यूनिट की फॉर्म में अगर होता
अगर यहाँ वोल्ट की जगह पोटेंशियल डिफरेंस होता तो भी वही सेम डेफिनेशन होती, तो वो डेफिनेशन क्या होती वही यही एक्सप्लेन होगा। तो क्या एक्सप्लेनेशन क्या हो रहा है, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, हमें पता है वोल्ट जो है ऐसा यूनिट है, सॉरी हाँ हाँ यही तो है, पता क्यों हो रहा है। 1 वोल्ट इज द क्या है, 1 वोल्ट इज द ऐसे नहीं, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क। ये क्या है, वर्क की मैं बता देता हूँ अगर कोई भूल गया होगा तो। वर्क की एसआई यूनिट, वर्क की एसआई यूनिट क्या है, जूल, किलो जूल, जो भी, वर्क जूल या किलो जूल भी कर सकते हो, और फिर 1 किलो जूल कितना हो गया, 1000 जूल के बराबर, है ना। हो गया, जैसे 1 kg होता है 1000 ग्राम, वैसे ही 1 किलो जूल कितना, ये हो गया, ये हो गया। अब ठीक है, तो वही वो बता रहे वो सबको, बस सभी का वही है हमारा वर्क, जैसे वी है वोल्ट, वो डाल दिया पोटेंशियल डिफरेंस की जगह, और डब्ल्यू जो है वो 1 जूल की जगह डाल दिया, और टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, मैंने बताया ना, कूलम किसकी ऐसा यूनिट, इसकी, क्यू की। तो चार्ज की भी ऐसा यूनिट, वो भी ऐसा यूनिट की केस में ही सब ये पूरा डेफिनेशन है, ये जो पूरा डेफिनेशन ऐसा यूनिट के केस में अगर डाल देगा, तो अगर बोल देगा कि जैसे यहाँ क्वेश्चन पहले भी पूछा है, डिफाइंड द यूनिट ऑफ करंट, मतलब क्या बोल रहे हैं यूनिट ऑफ करंट, मतलब करंट की यूनिट क्या थी, वो एम्पियर थी, एम्पियर थी, एम्पियर को ही डिफाइन करना है हमें, डिफाइन एम्पियर। तो यहाँ मैंने करवा भी रखा था डिफाइन एम्पियर, एम्पियर कहाँ था, एम्पेयर यहीं कहीं था, तो मैंने बताया था वन, ये रहा 1 एम्पियर, ये वाला, यही वाला बिल्कुल जो है हमारा डेफिनेशन हो जाएगा इस आंसर के लिए। मैं मार्क कर देता हूँ अभी, अगर किसी को मिलाना हो तो मिला लेना, यहीं से आंसर बन जाएगा हमारा। तो ऐसे ही पूछता है CBSE बस, है ना। ये हो गया। अब 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल/1 कूलम, ये वर्क हो गया, ये क्यू हो गया, वही हो गया, और ये वी हो गया, वी इक्वल्स टू W/Q बन गया ना, वी इक्वल्स टू W/Q, वही बन गया। तो अगर कोई बोलेगा तो डिफाइन वोल्ट या 1 वोल्ट या डिफाइन एज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यही आंसर होगा, यही आंसर होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, याद करके चले जाना बस। याद क्या उसमें तो मैंने समझा दिया है, ऐसे ही याद कर देना बस, कि 1 जूल डाल देना है, 1 कूलम ऑफ चार्ज डाल देना है, और ये 1 वोल्ट डाल देना है। अब सब में ऑफ ऑफ लगा देना है, 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, फिर 1 वोल्ट ऑफ वर्क, सॉरी 1 वोल्ट क्यों, 1 जूल ऑफ वर्क डन, 1 जूल ऑफ वर्क डन, और ये 1 कूलम ऑफ चार्ज, बस 1 कूलम ऑफ चार्ज को मूव करा रहे, 1 जूल ऑफ वर्क डन लग रहा है, और टू किसको, टू मूव द ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये जो भी बोलो टेस्ट चार्ज जो भी, और ये जो है ये डिफाइंड एज द 1 वोल्ट या 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। हो गया तुम्हारा, इसी से ऐसे याद हो जाएगा, है ना। मैंने याद करने का बता दिया, ऐसे याद कर लेना, है ना। अब इसकी ये पूरी यूनिट हो गई, ये यूनिट हो गई किसकी, वोल्ट की। जूल कूलम, हम कूलम को ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, है ना। जैसे वोल्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जूल, फिर वोल्ट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कुलम्ब, कुलम्ब को सी से डिनोट करते हैं तो ये ऐसे लिख देंगे, तो V इक्वल्स टू सी इनवर्स और V इक्वल्स टू J। अगर जो भी उल्टा होता है उसका जो चार्ज एक्सपोनेंशियल पावर हो जाएगा वो -1 हो जाएगा, अगर वो ऊपर आया तो। ऐसे ही जैसे कभी x मतलब कोई भी वैल्यू है, है ना, x इक्वल्स टू 1/y² मान लो, तो अब y को अगर हमें ऊपर लेके आना है न्यूमरेटर की केस में, तो क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू y-2, है ना, y-2 लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर, अब ये वही हो गया एमीटर का, मैंने जैसे बताया था एमीटर जो यूज़ होता है वो टू मेजर द करंट, है ना, इलेक्ट्रिक करंट मेजर होता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है, एमीटर से तुम्हें पता चल रहा था एम्पियर, एम मीटर, तो उसी वही सब हो गया, करंट मेजर हो रहा था। अब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्ट मीटर, ये इससे, और एम मीटर का मैंने बताया था कैसे सर्किट में कैसे यूज़ होता है, सीरीज में कनेक्ट करते हैं हम, बट वोल्ट मीटर का क्या है, वोल्ट मीटर को हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ। वोल्ट मीटर का 3 पॉइंट याद रख लेना वोल्ट मीटर के लिए। क्या होता है, टू मेज़र वोल्ट, है ना, वो तो हो गया टू वोल्टेज या जो भी, टू मेज़र वोल्टेज या वोल्ट जो भी याद रखना, लिख लेना, है ना। और फिर दूसरा पॉइंट क्या था, ये हमेशा पैरेलल होता है कनेक्ट, पैरेलली कनेक्टेड, है ना, ये हो गया। अब इसमें क्या होता है, अक्रॉस द पॉइंट्स, फिर यही हो गया, बस इतना ही याद रखना है ना,
इतना ही याद रखना है। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय जो भी है ना, ये वोल्टेज क्या हो गया, वोल्टेज तो तुम्हें पता ही है प्रेशर डिफरेंस का ऐसा यूनिट होता है, तो ये भी याद रखना। पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर हो जाता है, वोल्टेज भी, एक ही बात बोलेगा वो, है ना। प्रेशर डिफरेंस, सॉरी प्रेशर डिफरेंस क्या बोल रहा हूँ मैं, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, ये हो गया। ठीक है। अब क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या है, हाउ मच वर्क इज़ डन, वर्क पूछ रहा है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया गया है, क्यू इंटू वी हमें फॉर्मूला पता है। अब सब बस डाल दो। अब क्यू क्या है, क्यू क्या है 2, वी क्या है 12, 2 इंटू 12 24, ये रहा आंसर, ये रहा आंसर। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड, बहुत ईजी बन जाएगा, आराम से बनेगा। अब इसमें क्या क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन पूछे है इसने, क्या पूछा है क्वेश्चन, नेम अ डिवाइस हैज़ टू मेंटेन, ये मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर, क्या ये कौन सा नेम अ डिवाइस जो कि मेंटेन करता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। मैंने जैसे बताया था, ये क्या होगा, ये तुम्हें लग रहा होगा वोल्ट मीटर, ना वोल्ट मीटर नहीं है आंसर, वोल्ट मीटर नहीं है आंसर इसका। इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा, इसका आंसर लिख देता हूँ मैं, सेल, सेल, क्योंकि सेल ही वो चीज़ है जो हमेशा केमिकल रिएक्शन देगी, केमिकल रिएक्शन की उसके केमिकल रिएक्शन की वजह से, उसकी केमिकल रिएक्शन वो जब तक देगी जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक प्रेशर जनरेट होता रहेगा, और इलेक्ट्रिक प्रेशर जनरेट होता रहेगा तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होती रहेगी। और पोटेंशियल डिफरेंस अगर क्रिएट होती रहेगी तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ता, मतलब बढ़ता क्या, जो मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो मोशन में रहेगी और फ्लो करती रहेगी, स्टैटिक नहीं होगी वो कभी, मोशन मतलब हमेशा मोशन में ही रहेगी, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। क्योंकि अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो मोशन में अगर रहेगा तो तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाने का चांस ज़्यादा होता है, एज़ कम्पेयर टू जो इलेक्ट्रॉन किस में, स्टैटिक में है या मोशन में नहीं है ना। ये हो गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वॉट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट, ये क्या है, ये क्या है, बोल रहा है व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग, उसका क्या मतलब होता है, जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट, है ना। इसे हम क्या कहते हैं, वर्क डन, इसे कहते हैं हम वर्क डन, वर्क डन, है ना। तो फिर मैं क्या बता रहा था, ये वाला क्वेश्चन हो गया था हमारा। और अब सर्किट डायग्राम करेंगे। सर्किट डायग्राम का मैंने बताया था, ये वाला मैंने ये पिछले लेक्चर में बता दिया था, ये 4 का तो बता दिया था मैंने, कि बड़ा वाला जो इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ये जो है सीरीज़ में है, ये सीरीज़ में, ये किस में, सीरीज़ में है, ये मैंने बताया था ये। और प्लग जो है, बैटरी क्या है, बैटरी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ये भी याद रख लेना, ये पूछा जा सकता है। बैटरी क्या है, ये जो बैटरी जो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है। और एक सेल अगर बोला, अगर एक सेल बोला तो ये बनाना है, बट बैटरी अगर बोला तो ये वाला डायग्राम बनाना है। तो क्लोज्ड में हमेशा एक डॉट होता है बीच में, ओपन में डॉट, विदाउट डॉट होता है, एब्सेंस ऑफ डॉट। अब ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बल्ब का तो मैंने बता दिया था, बल्ब तो ईजी है, बल्ब ईजीली बन जाएगा, ये वाला ज़्यादातर यूज़ होता है ना, ये वाला बना देना। रजिस्टर का मैंने बता दिया था, रजिस्टर ऐसे ही होता है ना। एम मीटर का ए से डिनोट करते हैं, वोल्ट मीटर को वी से डिनोट करते हैं। यही कुछ जो है इम्पोर्टेंट सर्किट डायग्राम के कुछ इम्पोर्टेंट वही हो जाएंगे तुम्हारे, जो बनाने आने चाहिए, बेसिक नॉलेज इनका रहना चाहिए, इतना याद कर लो। बाकी जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे अब मैं ये सब बता दूंगा बाकी के, जैसे रियोस्टेट का वेरिएबल रेसिस्टेंस, और जो ये जो रियोस्टेट हमेशा क्या होता है, वेरिएबल रेसिस्टेंट के लिए यूज़ होता है। अगर हमारा कोई रेसिस्टेंस जो है वो बार बार वेरी करता जा रहा है, एक जगह में कभी 5 देता है तो कभी 10, कभी 15, जिसकी वजह से ये एक जगह एक स्टेट मतलब एक कांस्टेंट नहीं है, ये हमेशा वेरी करता जा रहा है, जिसकी वजह से हम वेरिएबल रेसिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हमेशा रियोस्टेट एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, उसे यूज़ करते हैं, है ना। तो उस रियोस्टेट को हम ऐसे लगाते हैं, मैं बताऊंगा बाद में जब हम ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है, वी ग्राफ ऑफ अ निक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर कहाँ यूज़ होता है मैं बताता हूँ। नाइक्रोम वायर हमेशा यूज़ होता है, मैंने बताया था पिछली बार, एक फ्यूज़ के बारे में बताया था मैंने। फ्यूज़ का क्या होता है, फ्यूज़ का हमेशा जो होता है हाई, जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट वेरी करता रहता है, वो तुम कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हो, है ना। तो ये जो है निक्रोम, ये एक मेटल है, निक्रोम एक मेटल है, ये यूज़ होता है ज़्यादातर फ्यूज़ वायर बनाने में, इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्यूज़ वायर, है ना, वो ये यूज़ होता है, जिसकी वजह से ये वी आई का ग्राफ जो है, वी आई का ग्राफ ये ऐसे, ये वी आई मतलब
पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन बना रहा है, याद रखना स्ट्रेट लाइन बना रहा है ना। अब ये क्या प्लॉट कर रहा है, ये बोल रहा है करंट जो है इंक्रीज करता जा रहा है, तुम देख ही रहे हो करंट बार बार इंक्रीज करता जा रहा है। 0.1 एम्पियर में 0.4, 0.2 में 0. समथिंग 6 मान लो, 0.6 है ना, 0.6, फिर ये ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, ये हमेशा बढ़ता जा रहा है ना, घटता तो नहीं जा रहा है ना, कांस्टेंट है, ये बढ़ता जा रहा है कांस्टेंट रेट के साथ। भले कांस्टेंट रेट के साथ बढ़ता जा रहा है बट ऐसे नहीं है, ये ऐसे है ना, तुमने पढ़ा होगा मोशन में अगर पढ़ा होगा तो, है ना। तो ये बढ़ता जा रहा है, क्या बोल रहा है, ये करंट थ्रू अ वायर इंक्रीजेस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इंक्रीजेस, है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लीनियरली और स्ट्रेट, इसे ही कहते हैं ओम्स लॉ, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये पूछा जा सकता है प्री बोर्ड में, है ना। तो अब तुम्हारा ये हो गया वी आई का, जो मैंने बता दिया था, वी आई का क्या दो कैरेक्टरिस्टिक हो गए, वी आई बना लेते हैं, वी आई बना लेते हैं, वी आई बना लेते हैं, है ना। वी आई बना लिया, वी इसमें वी हमेशा एक्स एक्सिस में होगा, वाई एक्सिस में होगा वी, एक्स एक्सिस में होगा, एक्स एक्सिस में होगा हमारा क्या, ए एम्पियर, मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये करंट, और ये हमेशा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और इसे हम क्या कहेंगे, लीनियरली, लीनियरली, लीनियरली इंक्रीजेस, लीनियरली इंक्रीजेस, है ना। ये बढ़ता जा रहा है ना, कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा, बट किस में कंटिन्यूसली, मतलब कांस्टेंट रेट में, क्या बोला, कांस्टेंट रेट में, कांस्टेंट रेट में, कि 0.2 सेकेंड्स में दो ही बढ़ रहा है, ऐसा कांस्टेंट रेट, एट कांस्टेंट रेट, एट कांस्टेंट रेट। ये अब यहाँ पढ़ते हैं, 10 वी आई ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, मैंने बताया था स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में भी ये याद कर लेना कि वो लीनियरली भी है ना, और कांस्टेंट रेट में बढ़ता जाता है, ये याद कर लेना। और दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन ऑफ द ग्राफ हो गया, वी आई इज द कांस्टेंट रेशियो, मैंने बताया था कांस्टेंट रेशियो है ना। अब इसमें क्या है, जॉर्ज साइमन ओम से याद रख लेना, वो वाला साइमन नहीं, गो साइमन बैक नहीं, ये वाला साइमन अलग है, वो वाला साइमन अलग है। ये फिजिसिस्ट था, जर्मन फिजिसिस्ट, है ना, जर्मन फिजिसिस्ट था ये, और ये इसका नाम था, जी से ऐसे याद रखना, जी से जर्मन, जी से जॉर्ज, साइमन ओम, है ना, ओम तो है ही नाम। और बाकी ये हो गया, इसने क्या निकाला था, इसी ने निकाला था रिलेशनशिप बिटवीन द करंट आई, है ना। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, क्या ही बताऊँ मैं, बिटवीन द करंट फ्लोइंग इन अ मेटेलिक वायर, मेटेलिक वायर कौन सा यूज़ हुआ था इसमें, निक्रोम का, ये मेटल है, मैं लिख देता हूँ, ये मेटेलिक वायर है ना, निक्रोम। अब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स यूज, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस डाला होगा सेल की मदद से, है ना, जिसकी वजह से तुम्हारा इलेक्ट्रिक प्रेशर ग्रेडियंट लिया होगा डिफरेंट, और जिसकी वजह से द पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर, है ना, गिवन मेटेलिक वायर इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमें याद हो गया था ये तो, V इक्वल्स टू, ये वाला बताता हूँ मैं, ये एक फॉर्मूला था, V इक्वल्स टू आई आर, यही है ओम्स लॉ, इन शॉर्ट यही है ओम्स लॉ। इसमें क्या हुआ था, मैंने बताया था, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, इसमें V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है ना। अब R क्या है, R जो है रेसिस्टेंस है, मैं एक बार ये वाला ले लेता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ, है ना। R इसमें क्या है, रेसिस्टेंस है, R इसमें रेसिस्टेंस है, रेजिस्टेंस मतलब ये यहाँ कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी के जैसे काम आएगा, है ना। इसका और कोई काम नहीं था, इसे कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी के तरह काम आएगा, इसका मतलब V बाय आई इक्वल्स टू R, R जो है वो कांस्टेंट है ना, यहाँ लिखा भी हुआ है, जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है, ये लिखा हुआ है जो है कांस्टेंट, R जो है कांस्टेंट है ना, और V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, बट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ R जो है वो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी के जैसे काम देगी। कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी को हम ऐसे भी डिनोट किया जा सकता था K मान के, इसे हम कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं, K को हम कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी, है ना, ऐसे याद कर लो, है ना, कहते हैं।
अब आर इज जो ये मैंने बताया था आर इज कांस्टेंट है ना, फॉर द गिवन मेटेलिक वायर, या जो भी है फॉर अ गिवन टेम्परेचर या फॉर अ गिवन मेटेलिक वायर, वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। उसे क्या क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे। जो आर जो है कांस्टेंट है, ये रेजिस्टेंस है ना। ये रेजिस्टेंस की अब जो है यहाँ ये दे रखी है डेफिनेशन। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, इसके नाम पे ही छुपा हुआ है ना। रेजिस्ट मतलब रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्ट कुछ करता होगा, रेजिस्ट क्या करता होगा, जैसे चार्ज ही इसमें जा रहा है। अगर हम एक रेजिस्टर जोड़ देंगे तो वो चार्ज को रेजिस्ट करके अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी, है ना। ऐसे यही काम है उसका, बस वो चार्ज को रेजिस्ट कर लेती है ना, चार्ज को रेजिस्ट कर लेती है। अब उसका एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट ओम होता है, एसआई यूनिट ओम होता है, क्योंकि ओम्स लॉ इसी में पढ़ा है। एसआई यूनिट जो होता है ओम्स लॉ, ओम इसी में, यही है ओम्स लॉ, बस इसी में, और कुछ था नहीं इसमें, क्योंकि वी तो ऑलरेडी जो एलेजेंड्रो वोल्टा एक वो उन्होंने दे दिया था, वो क्या थे, इटालियन फिजिसिस्ट, है ना। और जो आई का जो था, वो आई क्या है, आई करंट है, वो तो एंड्रे मैरी एम्पियर, वो भी फ्रेंच फिजिसिस्ट, वो भी उसने भी डिस्कवरी कर दिया था। अब बचा क्या था, रेजिस्टेंस का डिस्कवरी होना। रेजिस्टेंस का डिस्कवरी किन्होंने किया, ओम, जॉर्ज साइमन ओम, इन्होंने किया, है ना। तो जिसकी वजह से उनका नाम, जो रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट का जो नाम है, उस इन्हीं के नामकरण में हुआ है ना, एसआई यूनिट ओम, है ना, इन्हीं के रिस्पेक्ट में रखा गया ओम, इसका एसआई यूनिट। अब इसे यही फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया। अब एसआई यूनिट जो है ओम है, और ये ग्रीक लेटर से हम देखो इसका क्या है, एसआई यूनिट का सिंबल ओम, ओम को हम ऐसे रखते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं ओम। ये मान लो ये हमारा ऐसे होता है, गॉड ऑफ वॉर का, जैसे गॉड ऑफ वॉर गेम का जो लोगो होता है, उसमें भी यही है, ऐसा ही है कुछ लोगो, मैं दिखाऊंगा अगर डाल दूंगा पेन में। बट अगर ऐसा तुम याद रखना चाहो तो गॉड ऑफ वॉर का जैसा लोगो था, उसमें ऐसे ही है बिल्कुल उसका लोगो। ये गॉड ऑफ वॉर क्या गेम था, ग्रीक गेम था, एक ग्रीक गेम था, जिसमें क्या कौन था वो, क्रेटोस, है ना। मैं बार बार पता नहीं गेम में क्यों चला जाता हूँ, बट मैं बता देता हूँ, बस तुम्हें याद होगा, याद आ जाएगा। गॉड ऑफ वॉर एक ग्रीक गेम था जिसमें ये वाला सिंबल था, ओम का सिंबल, जिसकी वजह से तुम अगर एग्जाम में आया कि ओम कौन सा लेटर का कौन सा सिंबल है या किसका सिंबल है, ओम का सिंबल है, और ये है ग्रीक लेटर का सिंबल, है ना। ऐसे याद कर लेना, मैंने तो ऐसे ही याद किया यार। तो बस अब मैं बताता हूँ, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस, ये वही हो गया, इफ द पोटेंशियल टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज 1V एंड ये सब वही, मतलब मैंने बताया था। 1 वोल्ट जो हुआ वो पोटेंशियल डिफरेंस की सही यूनिट हो गई। डेफिनेशन से मैंने मतलब डेफिनेशन कैसे डिफाइन द, जैसे अब उसमें आ जाएगा डिफाइन द यूनिट ऑफ, क्या यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो तुम ऐसे ही करोगे, ऐसे करोगे एक्सप्लेन, है ना। डिफाइन द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ऐसे करोगे एक्सप्लेन, डिफाइन द ओम या जो भी है, ऐसे करोगे। इफ पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, है ना, 1 वोल्ट अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ कंडक्टर मान लो एक वायर है, यहाँ वो डाल दिया, यहाँ डाल दिया, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है V1, ये V2, नेट अगर तुम्हें टोटल V निकालना है तो V2 माइनस V1 करके निकालना है, वो मैंने बता दिया था। और अगर इज 1V इज 1 वोल्ट एंड द एंड द करंट थ्रो इट इज 1 एम्पियर, तो ये जो है रेजिस्टेंस R जो बनेगी, रेजिस्टेंस ये बनेगी 1 ओम। सब 1 मानना है और सभी वैल्यूज़ के आगे उनकी SI यूनिट डाल देना है बस। जैसे वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, करंट का एम्पियर, रेजिस्टेंस का ओम, बस, और तुम्हारा डेफिनेशन रेडी है। फॉर्मूले के साथ ही डेफिनेशन रेडी भी हो जाएगा, ये भी सही, ये मैंने बता दिया, ठीक है। अब हमारा ओम्स लॉ तो बस होने वाला था, ठीक है। अब मैं बता दूँ थोड़ा सा बच्चा, अब ख़त्म करते हैं, फिर उसके बाद ये करंट थ्रू अ रेजिस्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस, मैंने बताया था V इक्वल्स टू IR, है ना। तो क्या हो गया, I जो है वो क्या हो गया, I जो हो गया V/R हो गया, I इक्वल्स टू V/R हो गया। ये वही बता रहा है, ये जो बता रहा है ये वही बता रहा है। करंट जो है, करंट को अगर लेंगे तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली मतलब उल्टा, इन्वर्सली मतलब I इक्वल्स टू 1/R,
वी की अगर वैल्यू हटा दिया जाए और सिर्फ अगर इन दोनों का रिलेशनशिप देखा जाए तो ये जो है आई इक्वल्स टू 1/r का है। ये है, ये प्रोपोर्शनल की साइन है, ये प्रोपोर्शनल का साइन है। तो रेजिस्टेंस इज, अब मैं बताता हूँ ये रेजिस्टेंस जो है नेक्स्ट पैराग्राफ का है ना, नेक्स्ट पैराग्राफ का बताता हूँ। रेजिस्टेंस जो है वो डबल हो जाएगी। कैसे, मैं बताता हूँ। अगर करंट को हमने हाफ किया है, यहाँ समझाता हूँ मैं। हमें पता है आई जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया, है ना, हो गया। अब आई अगर हमारा जो है जो करंट है हमारा, वो बोल रहा है करंट को अगर हमने हाफ किया, करंट को अगर हमने हाफ किया 1/2 किया, है ना, 1/2 किया, तो जो रेजिस्टेंस है वो डबल हो जाएगी। कैसे, मैं बताता हूँ। अगर अब मैं करता हूँ 1/2 इक्वल्स टू 1, और रेजिस्टेंस को अब तुम मान लो, रेजिस्टेंस को भी 1/2 कर दो, रेजिस्टेंस को भी 1/2 कर दो, रेजिस्टेंस को भी 1/2 कर दो। बन गया, ये कितना बन गया 1/2। तो इसकी वैल्यू थी, इसकी वैल्यू हो गई 2। आई की वैल्यू अब इसमें पता चल जाएगा, आई की वैल्यू तो ये थी और आर की वैल्यू ये थी, तो ये डबल हुआ, 2 मतलब डबल, 3 मतलब ट्रिपल, 4 मतलब जो ये क्वाड्रपल भी होता है, बट तुम्हें उसमें याद नहीं रखना है, 4 टाइम्स भी लिख सकता है वो, तो है ना, अभी तो यूज़ नहीं होगा। तो मैंने ऐसे ही बताया, ऐसे अगर वो ऐसे क्वेश्चन आए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तुम्हारा ऐसे ही बनेगा ये क्वेश्चन। अब सेम क्वेश्चन अगर ऐसे आ गया, मैं कमेंट सेक्शन में बताना कि आई जो है वो 3 टाइम्स कर दिया, आई को हमने 3 टाइम्स कर दिया, फाइंड आर। या मैं ही बता दे, सॉल्व करके रुक जाओ। या आर हमें बताना है, तो क्या करेंगे, आई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, है ना। आई को हमने 3 रखा, इक्वल्स टू साइन रखा, 1 रखा, 1 रखा, 1 1 1 1 1 आ गया। अब आर की वैल्यू रखनी है, आर की वैल्यू सेम एज इट इज़ आई रख दो, बन गया। अब बन गया, अब देखो ये 3 क्या हुआ, 3 तो आई था, ये तो गिवन था, ये हो गया सही, ठीक है। अब ये जो वैल्यू क्या किसकी निकली, आर की वैल्यू निकली, ये जो वैल्यू निकली आर की वैल्यू निकली 1/3, है ना। तो ये डिक्रीज हो गया, 1/3 टाइम्स डिक्रीज, इसे कहेंगे 1/3 टाइम्स डिक्रीज हो गया, है ना। तो ऐसे ही हो गया, यही बोल रहा है। इन मैनी प्रैक्टिकल केसेस इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज और डिक्रीज द करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। वो तो हो गया, मैंने मान लिया, जैसे क्योंकि रेजिस्टेंस का काम ही है रेजिस्ट करना चार्ज को। ये क्या करता है, टू रेजिस्ट चार्जेस, है ना, रेजिस्ट करने के काम आता है, बस ये हो गया, है ना। अब अ कंपोनेंट यूज टू, अब मैं बताऊंगा, अ कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग वोल्टेज सोर्स, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये क्या है, रियोस्टेट, मैंने जो बताया था, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये क्या करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होगी। कंपोनेंट यूज टू ये रेगुलेट करता है करंट को विदाउट चेंजिंग, इंपॉर्टेंट वर्ड, विदाउट चेंजिंग, ये वोल्टेज सोर्स, विदाउट चेंजिंग वोल्टेज सोर्स, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस कहलाता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस को मेजर करने वाला कौन सा डिवाइस होता है, वो रियोस्टेट होता है, यूज्ड टू चेंज रेजिस्टेंस इन सर्किट, है ना, इन सर्किट। हो गया इसका क्या। अब मैंने बताओ क्या क्या मैंने बोला, जो मैं इधर लिखता हूँ, वेरिएबल रेजिस्टेंस हम किसे कहेंगे, जब जो तुम्हारा वोल्ट विदाउट चेंजिंग, राइटिंग, विदाउट चेंजिंग वोल्टेज सोर्स अगर करंट रेगुलेट हो जाए, करंट या विल लगा दो, तो करंट विल रेगुलेट, उसी को हम वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। अब ये मेज़र कौन करता है, मेजर्ड बाय रियोस्टेट का मैंने बताया था, रियोस्टेट का क्या होता है, सर्किट डायग्राम। ये रेजिस्टर का तो, रेजिस्टेंस का तो पता चल गया था, रेजिस्टर का तो, है ना। अब ये बिल्कुल सिमिलर टू रेजिस्टर होगा, बट इसके बीच में जो है एक एरो बन जाएगा, ऐसे इंटरसेक्ट करते हुए, है ना, एक एरो बन जाएगा, स्ट्रेट एरो बन जाएगा।
ये इसका सर्किट डायग्राम हो गया, ये इसका सर्किट डायग्राम हो गया, है ना, जब दिया है तो ये हो गया। हाँ, तो मेजर्ड बाय रियोस्टेट, और ये रियोस्टेट क्या करता है, जो है चेंज द रेजिस्टेंस चेंज करने का काम आता है ना। ये हो गया हमारा। ये मैंने बताया था मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जरूरी है इलेक्ट्रिक सर्किट में कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। क्या, इलेक्ट्रिक करंट, मैंने बताया था शुरू के लेक्चर के शुरुआत से। और इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कम्प्लीटली फ्री टू मूव विद इन अ कंडक्टर। फिर जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आर नॉट कम्प्लीटली फ्री टू मूव विद इन अ कंडक्टर, दे आर रिस्ट्रेन्ड बाय द अट्रैक्शन ऑफ द एटम्स अमॉन्ग विच दे मूव, है ना। ये मैं बताता हूँ इसकी क्या कह रहा है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री टू मूव होते नहीं है कंडक्टर में। कुछ मतलब 1% मान लो, 1% इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते। उनका क्या होता है, उनको हम जो कंडक्टर में जो कंडक्टिविटी का काम करता है वो अट्रैक्शन करता है एटम्स का, उनके एटम्स का, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं, है ना। और फिर जब मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिटार्डेड किससे रिटार्ड करता है, रिटार्डेड मतलब जिससे डिक्रीज हो जाए, किसके एक्शन से डिक्रीज करता है, रेजिस्टेंस से। क्योंकि जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो तो है, और क्या कर रहा है वो, करंट मूव करने में काम आ रहा है। और ये चार्ज को अगर हम रेजिस्ट कर दे, किसकी मदद से, रेजिस्टर की मदद से अगर चार्ज को हम रेजिस्ट करवा दे, तो ये तो रिटार्ड ही कर जाएगा मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का रिटार्डेड हो जाएगा मोशन, जिसकी वजह से हमारा जो रेजिस्टेंस है वो काम आता है इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को डिक्रीज करने में, या इलेक्ट्रिक करंट को डिक्रीज करने में, या कह सकते हैं टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस, है ना। यही कॉज है। अब कुछ ये जो नेक्स्ट लाइन क्या है, नेक्स्ट लाइन हमारा बोल रहा है अ कंपोनेंट ऑफ अ गिवन साइज, ये कंपोनेंट दैट ऑफर्स अ लो रेजिस्टेंस इज अ गुड कंडक्टर। अब एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गुड कंडक्टर क्या है, गुड कंडक्टर कौन सा हो सकता है, गुड कंडक्टर कौन सा हो सकता है, ये वो हो सकता है जो जिसके पास लो रेजिस्टेंस हो, मतलब रेजिस्टेंस ना के बराबर हो मान लो। क्योंकि अगर रेजिस्टेंस होगा तो वो फ्लो ऑफ चार्ज कम करेगा, और फ्लो ऑफ चार्ज कम करेगा तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल करने में ज़्यादा मुसीबत आएगी, मतलब हो नहीं पाएगा उतने अच्छे से फ्लो, और फ्लो नहीं हो पाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ ही कंडक्ट होगी, एफिशिएंटली कंडक्ट नहीं होगी। जिसकी वजह से हमें ये चाहिए लो रेजिस्टिविटी, मतलब जिसकी हो, या लो रेजिस्टिविटी क्यों बोल रहा हूँ मैं, लो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों अलग अलग चीज़ें मैं बताऊँगा बाद में, है ना। अब इसने लास्ट लाइन लिख देते हैं, लास्ट लाइन क्या बोल रहा है मैं बस बता देता हूँ। अ कंडक्टर हैविंग सम एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रेजिस्टर। मैंने बताया था जो रेजिस्टर वही होता है जो कि चार्ज को रेजिस्ट करवाने में काम आए, मतलब रेजिस्टेंस जो दे पाए, उसे हम रेजिस्टर कहेंगे, है ना। और कंपोनेंट ऑफ ये, फिर ये जो होता है, अभी इसी का उल्टा मान लो, इसी का उल्टा पुअर कंडक्टर क्या होगा, पुअर कंडक्टर या गुड इंसुलेटर, पुअर कंडक्टर या गुड इंसुलेटर की प्रॉपर्टी क्या होगी, गुड इंसुलेटर की प्रॉपर्टी क्या होगी, उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, वो होंगे हाई रेजिस्टेंस। क्योंकि इंसुलेटर को क्या करना है, रेजिस्ट ही करना है, रेजिस्ट करने का काम है उसका मेनली, तो वो रेजिस्टेंस को हमेशा हाई रखेगा, तो ये हो गया, ये भी हो गया, ये लाइन भी तुम्हें समझ में आ गई होगी। कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिकल ऑफर्स रेजिस्टेंस इज अ पुअर कंडक्टर। हायर रेजिस्टेंस अगर देगा तो वो पुअर कंडक्टर है या गुड इंसुलेटर है। ये जैसे वही सेम बता रहे थे, इंसुलेटर ऑफ सेम साइज ऑफर्स इवन हायर रेजिस्टेंस। इंसुलेटर भी हायर रेजिस्टेंस देगा और पुअर कंडक्टर तो है ही हायर रेजिस्टेंस। कंडक्टर क्या देता है, गुड कंडक्टर जो देता है वो लो रेजिस्टेंस देता है हमेशा। तो बस आज तक के लिए इतना ही। बाकी अगले लेक्चर में बताऊंगा कि किन किन डिपेंडेबल फैक्टर्स में ये जो रेजिस्टेंस है वो वेरी करता है। तो अगला लेक्चर मैं शायद कल डालूंगा, तो स्टे ट्यून। बाकी बाद में कल मिलते हैं। ओके, Oh, hey. All right, this is working. All right, good. Here we go.